नमस्कार, अपना यूपी देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में गठबंधन के प्रत्याशी भगवान शर्मा यानी कि गुड्डू पंडित ने चुनावी प्रचार में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी जुबान जो है बेलगाम हो गई। फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ रहे गुड्डू पंडित ने पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। वीडियो जो था उनका वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सवाल है कि आपराधिक छवि के गुड्डू पंडित के खिलाफ प्रशासन कोई एक्शन लेगा? क्या चुनाव आयोग मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा या फिर नहीं? मेरे योगी पर, मेरे मोदी पर जिससे लड़ रहा हूँ और जिन जो चले गए मेरे योगी पर, मेरे मोदी पर जिससे लड़ रहा हूँ और जिन जो चले गए मेरे योगी पर, मेरे मोदी पर जिससे लड़ रहा हूँ और जिन जो चले गए मेरे योगी पर, मेरे मोदी पर जिससे लड़ रहा हूँ और जिन जो चले गए। तो देखिए, ये प्रत्याशी हैं, इनके जुबान से कैसे शब्द निकल रहे हैं हम आपको सुना नहीं सकते हैं और ये नुमाइंदगी करते हैं आप लोगों की। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपने भी सुना ही होगा, हम तो जनता को सुना नहीं सकते जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें और आप जनाब के बैकग्राउंड से ऑलरेडी वाकिफ होंगे। क्या किस दिशा में जा रही है राजनीति? देखिए, गठबंधन हताशा के दौर से गुजर रहा है। चाहे वो देवबंद में मायावती जी का बयान हो, चाहे अभी गुड्डू शर्मा जी का जो बयान आप दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से राजनीतिक बातें होनी चाहिए और इस तरह के अपशब्दों से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जनता का गठबंधन मोदी और योगी जी से हो चुका है और ये जो शब्द है ये इनके हताशा के प्रतीक है, परिणाम है और जनता सब देख रही है। और गुड्डू शर्मा जी के का जो पुराना अतीत है वो अतीत भी जनता जानती है और फतेहपुर सीकरी में जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ जनता खड़ी हुई है, पूरे प्रदेश में खड़ी हुई है और अब ये हताशा के जो बोल है इनको और गर्त में ले जाएंगे। नहीं, एक चीज, ये जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें वो तो स्वीकार्य नहीं है और ये मिजाज जो है बातचीत का। लेकिन एक जो मैं जनरल, मेरा एक सवाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि पार्टी कोई भी एक कंपटीशन चल रहा है। आपने मेनका गांधी का स्टेटमेंट सुना होगा और आपके जिस तरीके से साक्षी महाराज जी हैं वो तो कहते हैं कि पाप जो है अपने दे जाऊंगा, पुण्य ले जाऊंगा। तो वो स्वीकार कर रहे हैं क्या कि उन्होंने पाप किए हैं? नहीं, वो एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन क्या ये शोभा देता है? फिर यहाँ पर ऐसे शब्द, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैशन, कोई ट्रेंड, कोई रस्म चल रही है और हर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है। कॉम्पिटिशन है क्या कोई? भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में शब्दों की शुचिता की समर्थक है। हाँ। और राजनीतिक बयान एक विषय होता है और गाली देना एक विषय है। गुड्डू शर्मा लिटरली गाली दे रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो जनता, फतेहपुर सीकरी की, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है अखिलेश जी, मायावती जी और चौधरी अजीत सिंह के प्रत्याशी किस तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ, एक सन्यासी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जनता इसका जवाब देगी। आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे इस चीज के लिए? कोई कदम उठाने वाले हैं क्या इनके खिलाफ? निश्चित रूप से जो भी चीजें सामने आ रही हैं उस पे जो भी जहां जो भी आवश्यक कदम होगा पार्टी जरूर उठाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये एक चीज आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, और हम आपको सुना नहीं सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप जो है किसी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल ना करें और आपका व्यक्तित्व झलकता है आपके शब्दों के इस्तेमाल से और ये फिर नुमाइंदगी करते हैं। तो जरा सोच कर देखिए क्या करेंगे आपके लिए। हर तरफ चुनाव का माहौल है। जनता अपने नेताओं के बयानों पर टकटकी लगाए देख रही है, लेकिन नेता है कि अमर्यादित भाषा बोलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी में भी सामने आया, जहां गठबंधन से बसपा के प्रत्याशी अरशद सिद्दीकी अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ गए। उन्होंने पूर्व दस्युमल खान सिंह पर बोलते हुए कहा है कि वो डाकू है, उसने पहले तो जनता को लूटा, अब वो नेताओं को लूटेंगे। सूची नहीं आई पेपरों में, बड़े बड़ा कोई डाकू थे, अब कमी धारा में आ रहे हैं, लोगों के साथ जुड़ के आ रहे हैं।
तो बहुत अच्छा है उनको। वो भी कह रहे हैं ना कि बदलने का मौका देना चाहिए, जनता दे। हाँ, वो बोले पहले डाकू थे, लोगों को लूटते थे, अभी जनता नेता को लूटेंगे, तो नेता जो लूटे। उधर रामपुर में महागठबंधन प्रत्याशी आजम खान और भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। अभी तक चुनावी सभाओं में इशारों में भाजपा प्रत्याशी जयप्रदा पर निशाना साधने वाले सपा नेता आजम खान ने जयप्रदा पर खुलकर हमला बोला। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर प्रत्याशी ने अपने बीते दिनों का जिक्र करते हुए कहा कि आजम खान साहब, आप बताइए, मैंने आपको भाई कहा लेकिन आपने हमेशा बहन के नाम से मुझे बददुआ दी। जयप्रदा ने उन पर आरोप लगाया। जयप्रदा रामपुर से 2 बार 2004 और 2009 में सपा से सांसद रही हैं। मेरे नाम से, जयप्रदा के नाम से बनी वो रेल बसेरा, वो नेताजी को अच्छा नहीं लगा। आजम खान साहब, आप बताइए, मैंने आपको भाई भाई कहा लेकिन आपने मुझे हरदम बहन के नाम से आपने बद्दुआ दिया है। आपने मुझे इतना जलील कर दिया है, मुझे इतना अपमान किया है। आप सब हमारे महिलाएं, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अपने घर में भी भाई बहन सब कुछ होते हैं। क्या हमारे भाई कभी इस नजर से देखते हैं कि मैं नाचने वाली हूँ? तो जयप्रदा को आप सुन रहे हैं, आजम खान पर सीधे आरोप लगा रहे हैं। और इस बार की उनकी कैंपेनिंग को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वो क्या लेकर आएंगी रामपुर में, क्या डेवलपमेंट करेंगी, इससे ज्यादा वो इस बात पर फोकस्ड नजर आ रही है कि आजम खान ने उनके साथ क्या किया, आजम खान ने उनको क्या कहा। पुरानी बातों को याद करते हुए कहीं पर वो रोती हुई नजर आती हैं तो कहीं पर शिकायतें करती नजर आ रही हैं। और यहाँ पर भी आपने सुना कि वो ये कहती नजर आ रही हैं कि उनको बहन के नाम पर बद्दुआ दी आजम खान ने। अब एक्शन का रिएक्शन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हो सकता है आजम खान कहीं पर कुछ ना कुछ कह दें फिर से। लेकिन रामपुर की जनता को वास्तव में क्या मिलेगा, इस बात से सरोकार ना तो आजम खान का नजर आता है और ना ही जयाप्रदा का। और हो सकता है कि एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी हो। तो आप आम जनता अपना विवेक जो है वो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तरह तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तमाम नेता जो हैं, तमाम प्रत्याशी लगा रहे हैं। तो जयाप्रदा को हम आपको सुना रहे थे, उन्होंने जो है आजम खान का इस बार सीधा नाम लिया। एक जगह पे वो रोती नजर आई, एक जगह पर उनके भाई जो है वो रोते हुए नजर आए कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और इस बार उन्होंने नाम लेकर फिर से सवाल और उनकी नजरों पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री और सुल्तानपुर की भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी द्वारा मुस्लिमों पर दिए गए विवादित बयान की खबरें टीवी पर चलने के बाद अब मेनका गांधी अपना गुस्सा अपने आईटी सेल वालों पर निकाल रही हैं। शुक्रवार की शाम अपने नए कार्यालय पर पहुंची मेनका ने जमकर आईटी सेल वालों को लताड़ लगाई। कहा कि हमारा जो आईटी सेल है उसे केयर अप करने की जरूरत है। मैं जो बोलती हूँ रटा नहीं है, दिल का है। मैंने जो उनको बोला और जो टीवी पर दिखाया गया वो बिल्कुल अलग था। मेनका ने साफ कहा है कि मुझे इस पर घबराहट इसलिए हुई क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो मेनका गांधी का कल एक स्टेटमेंट आया था, उनके मुताबिक वैसे तो वो सीट जीत ही चुकी है, लेकिन अगर मुस्लिम्स के वोट के साथ जीते तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कल को जब कोई मुस्लिम जो है उनके पास काम के लिए आता है तो वो सोचती है कि छोड़ देते हैं, रहने ही देते हैं। अगर वोट नहीं दिया है तो फिर काम भी कराने का कोई फायदा नहीं, ऐसा उनका स्टेटमेंट आया। एक्शन भी लिया गया, चुनाव आयोग ने भी इस पर जवाब मांगा, लेकिन अब उन्होंने अपने आईटी सेल को जो है सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। और उन्होंने एक बात कही कि मैं कुछ रटती नहीं हूँ, मैं जो है जो दिल से आता है वो बोलती हूँ। तो क्या फिर जो कल उन्होंने बोला वो उनके दिल में लंबे वक्त से था, जो उन्होंने जाहिर किया। और नौकरी जो है वो एक तरह की सौदेबाजी है, ये बात उन्होंने कल कही थी। विवाद बढ़ा, तमाम जगहों पर सवाल हुए, उसके बाद फिर से गुस्सा अलग तरीके से उनका नजर आ रहा है। तो आपको मालूम है, मैं बहुत जोर लगा रही हूँ कि हमारे साथ हमारे मुसलमान भाई भी किसी भी तरीके से उनसे बात किया जाए ताकि वो हमारे साथ आ जाए, चाहे कम आ जाए, लेकिन मैं कहती हूँ जैसे दाल पर चुकाई हो जाए वैसे। ये जो प्रोटीन जी का तो मेनका गांधी को हमने आपको कल सुनाया लगातार उन्होंने क्या कुछ कहा था एक समुदाय विशेष के लिए कि अगर वो उनको वोट नहीं देते हैं तो फिर यानी कि वो उनका काम नहीं करेंगी। हमारा आईटी सेल जो है इसको गियर अप करने की जरूरत है। अब मैंने उनको जो बोला और जो उन्होंने दिखाया वो बिल्कुल अलग था, और मुझे इस पर घबराहट इसलिए हुई क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं पहले दिन से आई हूँ तो आपको मालूम है, मैं बहुत जोर लगा रही हूँ कि हमारे साथ हमारे मुसलमान भाई भी
किसी भी तरीके से उनसे बात किया जाए ताकि वो हमारे साथ। तो मेनका गांधी को आप सुन रहे थे और उन्होंने कल क्या कुछ कहा वो भी आपको हम सुना देते हैं। जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ, लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी सौदेबाजी भी तो होती है, बात सही है कि नहीं। ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी। अब आप सोचिए कि देश में सरकारें 35-40% वोटों से बनती है, तो क्या वो जो 60% लोग वोट नहीं डालते किसी पार्टी विशेष को, उनके काम नहीं होंगे क्या? यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह ने बाबा का जलाभिषेक किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। काल भैरव की भी पूजा अर्चना उन्होंने की है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, बाबा को जलाभिषेक किया। उसके बाद वो काशी के कोतवाल यानी काल भैरव के दरबार पहुंचे और यहां तेल चढ़ाकर जीत की मन्नत मांगी। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो अमित शाह का हम जिक्र कर रहे हैं, वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए 2 दिन तक महामंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नॉमिनेशन 26 तारीख को जो वाराणसी से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे उसको कैसे भव्य बनाना है, उससे पहले 25 तारीख को जो रोड शो है, और हम बार बार बात करते हैं कि जो 32 सीटें आती हैं पूर्वांचल की, उनको कैसे टारगेट किया जाए, उन तक कैसे पहुंचा जाए। अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम मीटिंग महामंथन जो है सुबह से ही शुरू हो गया। उसके बाद जो है अमित शाह ने पूजा अर्चना की काशी विश्वनाथ में, और काल भैरव की जो है उन्होंने आरती भी की है। तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं। और वाराणसी के बाद अमित शाह जो है आज कानपुर पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश लोकसभा प्रभारी जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अमित शाह होटल लैंडमार्क में बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह शाम करीब 5:30 बजे यहां पहुंचेंगे और देर रात तक ये बैठक चलेगी। तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। लोकसभा चुनाव में एक सीट मायने रखती है और उसमें किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, उसका विशेष ध्यान रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कानपुर के इस 5 सितारा होटल में 3.5 घंटे तक मौजूद रहेंगे। कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र की लोकसभा की 10 सीटों के लिए यहाँ मैराथन मंथन चलेगा। एक लोकसभा से 4 लोगों को बुलाया गया, 4 पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। अगर सीट्स की बात की जाए 78 टोटल सीट्स लगाई गई हैं और 10 सेगमेंट्स में इसको टोटल बांटा गया है। यानी एक लोकसभा के साथ जो 4 वहां के पदाधिकारी रहेंगे उनके साथ सेक्टर वाइज बात करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे सब उपस्थित रहेंगे और इसके बाद यहां से अमित शाह गुजरात के लिए रवाना होंगे। आज की इस मैराथन बैठक में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य ये रहेगा कि हर सीट पर कैसे भगवा झंडा लहराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो कानपुर जो है यहां भी पहुंचेंगे अमित शाह और उनका कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा उसकी तैयारियों का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। हमने आपको जानकारी भी दी। पूरी तरह से जो है तैयारियां चल रही है, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरीके से जिन चरणों में चुनाव की हम बात करते हैं उन्हीं हिसाब से जो है प्रिपरेशन भी चल रही है। खबर देवरिया से है। महिला को दुष्कर्म का प्रयास महिला के साथ किया जाता है। विरोध करने पर महिला पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। महिला की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कुछ वक्त पहले जानकारी थी कि पुलिस को इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि अब मामला पुलिस तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि हमने काफी पहले इस खबर को आपको पहले भी दिखाया था। और उसके बाद जो है परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस जो है गंभीरता से मामले को जो है नहीं ले रही। महिला की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जब नहीं थी की तो बस पेट्रोल डाल के माचिस बाल दिया। कहाँ जलाया है? कहाँ? खेत में ये शौच के लिए गई थी।
कितना % जली? ये कम से कम जानते हैं 80-85% जल गई है। देखिए, आपने परिवार को सुना, 80 से 85%। आप ये जानते हैं कि 60-70% अगर क्रॉस हो जाता है, अगर बर्न केसेस की बात करते हैं, तो फिर संभावनाएं बहुत कम रहती है किसी भी व्यक्ति के बचे रहने की, सुरक्षित रहने की। लेकिन यहाँ पर जो है दुआएं ही की जा सकती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है आप ये देखिए। पहले दुष्कर्म की कोशिश, विरोध किया तो पेट्रोल लेकर बाकायदा वो व्यक्ति गया हुआ था और उसने जैसे हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कई लीटर पेट्रोल उसके ऊपर डाला और उसे जलाने की, उसको आग लगा दी। क्योंकि महिला का घर और खेत पास में ही थे तो वो दौड़कर दरअसल अपने घर पहुंचती है। जब तक उसको लेके जाते हैं, देखिए 80 to 85% बर्न हो जाना बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होती है। बेहद ही मन को विचलित करने वाला ये मामला। हालांकि न्यूज 18 की खबर का असर पेट्रोल से विधवा को जिंदा जलाने का मामला खबर चलने के बाद एएसपी पहुंचा जिला अस्पताल। गंभीर रूप से घायल महिला से की पूछताछ, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की दबिश जारी। हमने आपको एक खबर दिखाई थी, जैसे हमने शुरुआत में आपको जानकारी भी दी। देखिए, न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया। पुलिस वालों को खबर नहीं होती है, शर्म आनी चाहिए। न्यूज 18 आपका अपना चैनल इस खबर को दिखाता है, उसके बाद संज्ञान लेते हैं। तस्वीरें आप देखिए, फिर पहुंचते हैं अस्पताल में और जो कहीं फॉर्मेलिटी जो है वो करते हैं या कार्रवाई की बात करें, क्योंकि अभी आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। आरोपी पकड़ में नहीं आया है, लेकिन 80 to 85% बर्न हो जाना बहुत बहुत डराने वाली सिचुएशन। तो बड़ी खबर यह कि न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसका असर हुआ है और एएसपी जिला अस्पताल पहुंचे हैं। महिला से उन्होंने जो है पूछताछ की। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, एक महिला के साथ, और देखिए ये जानकारी मिल रही है कि वो महिला जो है वो विधवा है, तो उसके साथ पहले दुष्कर्म की कोशिश की जाती है और उसके बाद उसे जिंदा जलाया जाता है। पहले से उसके पास पेट्रोल था और उस पेट्रोल इस पर छिड़क के इस पर आग लगा दी। करीब 60% जल रही है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली है, तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके परिजनों से तहरीर लेकर के सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन वक्त पर करेंगे या नहीं इसका जवाब नहीं होता। बात अब हम चैत्र नवरात्रों की कर लेते हैं। नवरात्रि की अष्टमी पर आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले हवन किया, फिर कन्याओं का पूजन किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खास तौर से नवरात्र जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। हम आपको उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले भी जो है नवरात्रों में उनकी इस तरह की तस्वीरें आई हैं सामने। और देखिए, राजनेताओं की जब हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, कुछ एक तस्वीरें बहुत अच्छी होती हैं, आपको काफी वक्त तक याद रहती हैं, बहुत रेयर तस्वीरें होती हैं। तो ये तस्वीर भी उन्हीं में से कुछ एक। तो अष्टमी पर मुख्यमंत्री ने हवन पूजन किया है। हम आपको तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं लगातार।